इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा इससे लेना देना कैसे नहीं है? मैं भी तो मेंग्याओ के बगल में खड़े होकर प्राउडली उसका फियांस बनना चाहता हूँ। हालांकि अभी उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन तुम भी जानते हो कि उसे मेरी बॉडी कितनी पसंद है। देर सवेर उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मुड़कर खिड़की के बाहर का नजारा देखने लगा। मुझे अपनी बातों का कोई जवाब न देते देख लुसिनियान गुस्से से पागल हो गया। उसने कुछ और भड़काने वाली बातें कहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा दिखावा किया जैसे वो वहां है ही नहीं। मेरे इस रवैये से लुसिनियान को बहुत चिढ़ हुई। उसने सामने वाले टर्निंग पॉइंट को देखा और अचानक से स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। एक जोरदार झटके के साथ हुए क्रैश की वजह से मेरा पूरा शरीर बेकाबू होकर आगे की तरफ झुक गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे शीशे के टुकड़े अपने चेहरे की तरफ आते हुए दिखाई दिए। मैंने तुरंत अपने हाथों को अपने चेहरे को बचाने के लिए आगे कर लिया। मेरे हाथ से गहरा लाल खून बहने लगा। मैं गाड़ी के साइड डोर से टकराया और मुझे एक भयानक दर्द महसूस हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। मेरे कानों में बहुत शोरगुल की आवाज आ रही थी। दोनों पेशेंट्स के हाथों की तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो ये सर्जरी कर सकता है। जिस पेशेंट का पहले ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसके विकलांग होने का रिस्क हो सकता है। मिस सू, आप किसे बचाना चाहती हैं? ये सुनकर मैंने खुद को थोड़ा होश में लाने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से मेरे गले से दो शब्द निकले। मेरे हाथ मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस गर्म छोटे से हाथ ने जो मेरे बाएं हाथ को पकड़े हुए था, आवाज सुनकर तुरंत मेरी पकड़ छोड़ दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने सू मेंग्याओ के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट देखी। उसने अपना हाथ लुसिनियान के कंधे पर रखा और भारी आवाज में बोली, पहले लुसिनियान को बचाओ। मुझे नहीं पता कितना समय और बीत गया। अंधेरे में लगातार डूबते हुए आखिरकार मुझे थोड़ा होश आया। शायद ये एनेस्थीसिया का असर था कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, लेकिन मुझे अपने आसपास कुछ हलचल सुनाई दे रही थी। दो लोग आपस में बात कर रहे थे और उनकी आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मेंग्याओ दीदी, तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, अब तुम इसे कैसे संभालोगी? गुशियान के लिए उसके हाथ उसकी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं और तुमने पहले लुसिनियान को बचाने का फैसला किया। क्या तुम गुशियान को मार डालना चाहती हो? मैं भला शियान को क्यों मारना चाहूंगी? वो तो बस इत्तेफाक था कि वो उस वक्त होश में आ गया। अगर मैं पहले उसे बचाने के लिए मान जाती तो मेरे फेक एमनीशिया का नाटक सबके सामने जाता। बस 20 दिन और बाकी हैं। मैं बस कुछ दिन और मजे करना चाहती थी। मैं शियान को कुछ नहीं होने दूंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी? अगर गुशियान को ऑपरेशन थिएटर ले जाने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो उसके हाथ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते। अगर उसे होश आ गया और उसे सच पता चल गया तो तुम्हारे और उसके बीच कोई चांस नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर मेरा हाथ पकड़े हुए इंसान को शायद बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसके हाथों में पसीना आ गया था। कुछ मिनटों के बाद उसने मेरे माथे पर एक किस किया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, उसे कभी पता नहीं चलेगा। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। बस 23 दिन और फिर डॉक्टर कह देंगे कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है। तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक लंबी आह के बाद कोई कमरे से बाहर चला गया। दूसरा इंसान अभी भी मेरे हॉस्पिटल बेड के पास बैठा था और धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, शियान, हमारी शादी का दिन बहुत करीब है। मैंने वेडिंग रिंग भी ऑर्डर कर दी है। जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आएगी तुम उसे देख पाओगे। जब हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा तो मैं तुम्हें ऑरोरा देखने ले चलूंगी, ठीक है? क्या तुम्हें याद है जब हमारी 3rd एनिवर्सरी थी और तुमने शूटिंग स्टार को देखकर एक विश मांगी थी? तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो। उस वक्त मैं बहुत खुश हुई थी। मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। एनेस्थीसिया का असर धीरे धीरे कम रहा था और मुझे याद आया कि यह लगातार बड़बड़ाने वाला इंसान कौन था। ये मेरी फियांस सू मेंग्याओ थी। वो मेरी बहुत फिक्र कर रही थी। हर आधे घंटे में वो डॉक्टर को बुलाकर मेरी कंडीशन चेक करवाती। वो बहुत प्यार से मुझे पानी पिलाती और मेरे ब्लैंकेट को ठीक करती। वो एक पल के लिए भी मेरे पास से नहीं हटी। लेकिन जैसे ही मुझे पूरी तरह से होश आया, मुझ पर लुटाया गया उसका सारा प्यार किसी लहर की तरह पीछे हट गया। उसे मुझसे आंखें चुराकर वार्ड से बाहर जाते हुए देखकर मेरी आंखों में एक ताना सा आ गया। मैंने अपना फोन उठाकर टाइम देखा, तब मुझे पता चला कि मैं 3 दिनों से बेहोश था। मेरे मैसेजेस में अभी भी सिर्फ एड्स और फोन बिल के नोटिफिकेशंस थे। मैं बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मेरा नाम बदलने का प्रोसेस जल्दी से पूरा हो जाए। इसके बाद काफी लंबे समय तक सू मेंग्याओ मुझसे मिलने नहीं आई, लेकिन लुसिनियान मुझे हर रोज बहुत सारे मैसेजेस भेजता था, जिनमें वो मुझे भड़काने वाली बातें और अपने रोमांस की फोटोज भेजता था। मैंने उनमें से एक भी मैसेज ओपन नहीं किया और सीधा डीएनडी मोड पर सेट कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा, मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी की एक सीनियर से हुई जो कभी मुझे पसंद करती थी। हम दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की। मैं अभी उससे खुशी खुशी बात कर ही रहा था कि पता नहीं सू मेंग्याओ कहां से आ गई और उसने मेरा हाथ खींच लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने मेरी तरफ बड़ी ही शक वाली नजरों से देखा और जलन भरे टोन में बोली, तुम्हें उसके इतने करीब जाने की परमिशन किसने दी? मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसे एक ताना मारते हुए कहा,
क्या तुम्हारी याददाश्त नहीं चली गई थी? क्या तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार नहीं कर दिया था? मुझे जिससे बात करनी होगी मैं करूंगा, तुम्हें मुझे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर मुझे कोई परवाह नहीं थी कि उसका क्या रिएक्शन होगा। मैंने एक टैक्सी रोकी और वहां से चला गया। मेरे शब्दों ने सू मेंगियाओ को पूरी तरह से चुप करा दिया था। वो मुझे जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कुछ समय तक रेस्ट करने के बाद मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगा। खाली समय में मैंने अपने खर्चों का हिसाब लगाया तो पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है। तभी मेरे एक पुराने कस्टमर ने मुझे एक बड़े क्लाइंट से मिलवाया। मैं वैसे भी फ्री था तो मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया, लेकिन जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो एक बर्थडे पार्टी थी। सू मेंगियाओ को लू सिन्यान का हाथ पकड़े हुए देखकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मेरे दिल में कुछ बुरा होने का एहसास होने लगा, लेकिन मैं एडवांस पेमेंट ले चुका था, इसलिए मुझे अपनी फीलिंग्स को दबाकर अपना कैमरा निकालना पड़ा। मुझे देखकर लू सिन्यान ने तुरंत अपनी टाई ठीक की और मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। फोटोज थोड़ी लो एंगल से लेना और ब्राइटनेस भी थोड़ी कम रखना। जब मैं स्टेज पर जाऊं तो कैमरा थोड़ा जूम इन कर लेना। उसकी इन सारी डिमांड्स को मानकर मैंने सैकड़ों फोटोज खींची, लेकिन लू सिन्यान को एक भी फोटो पसंद नहीं आई और वो मुझे दोबारा फोटोज खींचने के लिए फोर्स करने लगा। मैंने बहुत पेशेंस के साथ 3-4 बार दोबारा फोटोज खींची, जिससे मेरी चोटिल कलाई में फिर से दर्द होने लगा। लू सिन्यान ने मेरी तरफ देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तुमने कैसी फोटोज खींची है? गुशियान, तुम तो बहुत बड़े फोटोग्राफर माने जाते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उतने भी अच्छे नहीं हो जितना लोग कहते हैं। चलो पहले वाली फोटोज यूज कर लेते हैं, कम से कम उनमें से कुछ तो देखने लायक हैं। आसपास के लोग भी मुझ छिपाकर मेरी इस हालत पर हंसने लगे। मैंने अपनी सुन्न पड़ चुकी टांगों को थोड़ा और खड़ा हो गया। उस समय लू सिन्यान और भी ज्यादा घमंडी हो गया था। वो सू मेंगियाओ के पास गया, पीछे मुड़ा और मेरी तरफ हाथ हिलाया। मेरी नजरें एक जगह टिक गईं, लेकिन मैं जल्द ही अपने नॉर्मल कोल्ड एक्सप्रेशन में वापस आ गया। मैंने अपना कैमरा उठाया, लेंस को उन दोनों की तरफ पॉइंट किया और शटर बटन दबा दिया। लू सिन्यान ने बहुत सारे पोज दिए और आखिर में उसने सू मेंगियाओ को किस किया। उसी पल पूरी पार्टी खुशी से झूम उठी और सब चिल्लाने लगे। क्या ड्रामा चल रहा है? इन आवाजों को सुनकर सू मेंगियाओ की बॉडी एक पल के लिए स्टिफ हो गई। उसने लू सिन्यान की कमर पर से अपना हाथ हटा लिया और थोड़ी नर्वस होकर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं सिर नीचे करके कैमरा में फोटोज चेक कर रहा था, जैसे कि अभी जो कुछ भी हुआ मुझे उससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। रात के 11 बजे 4 घंटे से चल रही ये पार्टी आखिरकार खत्म हो गई। मैंने अपना कैमरा वापस बैग में रखा और एक टिश्यू पेपर निकालकर अपने कपड़ों से केक पोंछने लगा, जो लू सिन्यान ने गलती से मुझ पर गिरा दिया था। तभी खाली हॉल में कदमों की आवाज गूंजने लगी। मैंने सिर उठाकर देखा तो लू सिन्यान मुस्कुराते हुए सीधा मेरी तरफ आ रहा था। तुमने आज बहुत मेहनत की है, तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कुछ और फोटोज खींचो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। क्या तुम ये काम करोगे? डबल पैसे? मैंने कुछ देर सोचा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। लू सिन्यान सीधा मुझे ऊपर होटल रूम में ले गया। उसने सबसे पहले शूटिंग एंगल और कंटेंट फिक्स किया। मैं अभी कॉर्नर में अपना कैमरा सेट कर ही रहा था कि बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। लू सिन्यान ने दरवाजा खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और मेरी तरफ देखकर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, बस अभी शुरू होने वाला है, सब कुछ रिकॉर्ड करना मत भूलना। इतना कहकर उसने कर्टन खींच दिया और कॉर्नर को कवर कर दिया, जिससे कैमरा के लिए सिर्फ एक छोटी सी जगह बच गई। मैं उस छोटी सी जगह में सिकुड़कर बैठ गया और पास आती कदमों की आवाजें सुन रहा था। झुकते हुए उस रोमांटिक लाइट में लू सिन्यान एक औरत की टाई खींचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। उन दोनों की बॉडीज एक दूसरे से पूरी तरह चिपक गई थी। कैमरा लेंस में सू मेंगियाओ को लू सिन्यान के साथ इतनी शिद्दत से किस करते हुए देखकर स्टैंड पर रखे मेरे हाथ जोर से कस गए। उसे पता ही नहीं था कि मैं भी उसी कमरे में हूँ। कमरे में उनकी हवस और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। उन लगातार आने वाली आवाजों को सुनकर मैं पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वक्त बहुत धीरे धीरे गुजर रहा हो। रात के 3 बजे कमरे में हलचल बंद हुई और बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। मैंने कर्टन हटाया और अपने सुन्न हो चुके पैरों को घसीटते हुए बाहर निकला। मैंने जमीन पर बिखरे हुए कपड़ों को पार किया, वो मेमोरी कार्ड टेबल पर रखा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। आधी रात की सड़क पर कोई नहीं था और मैं बिना किसी मंजिल के यूं ही भटक रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक चला। जब मैंने अपनी थकी हुई आंखें उठाई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अनजाने में अपने हाई स्कूल पहुंच गया हूँ। पुरानी यादें ताजा होने लगी। सू मेंगियाओ ने स्पोर्ट्स ग्राउंड के 1000 मीटर वाले ट्रैक पर मेरा हाथ पकड़कर दौड़ लगाई थी। उसने मेरे बर्थडे पर पूरे ऑडिटोरियम को गुलाब के फूलों से सजा दिया था और फ्लैग रेजिंग स्टेज पर पूरे स्कूल के सामने मुझे प्रपोज किया था। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन वहां खड़े मेरे दिल की हालत अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैं स्कूल बिल्डिंग की तरफ गया और वहां मुझे टीचिंग डायरेक्टर मिले, जो शायद काम पर आए थे। चूंकि सू मेंगियाओ ने इतने ग्रैंड तरीके से मुझे प्रपोज किया था, इसलिए स्कूल के लगभग सभी टीचर्स मुझे पहचानते थे। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए मुझे हेलो कहा। गुशियान, तुम अचानक स्कूल वापस कैसे आ गए? सू मेंगियाओ कहाँ है? मैंने कुछ समय पहले सुना था कि तुम दोनों की सगाई हो गई है। क्या तुम हमें इनविटेशन कार्ड देने आए हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और टॉपिक बदल दिया। मैं बहुत समय से यहाँ नहीं आया था, तो सोचा कि यहाँ से गुजर रहा हूँ तो टीचर से मिलता चलूं। हम दोनों बातें करते हुए चलने लगे और पुरानी यादों में खो गए। बहुत सारी बातें याद करके हम दोनों बहुत इमोशनल हुए।
विदा लेने से पहले डायरेक्टर को शायद कुछ याद आया। वो ऑफिस के कैबिनेट से एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी निकाल कर लाए और मुझे दे दी। ये मैंने सू मेंडियाओ से स्टडी क्लास के डिसिप्लिन चेक के दौरान जब्त की थी। चूंकि अब तुम दोनों की शादी होने वाली है तो ये तुम उसे वापस कर देना। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। मैंने वो डायरी ली और टीचर को झुककर प्रणाम किया। वापस लौटते समय मैंने वो डायरी खोली और उसमें सू मेंडियाओ की प्यारी सी हैंडराइटिंग देखी। हर पेज पर एक ही नाम लिखा था,